नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका अपने न्यू ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिवांश क्लासेस पे। तो आप सभी लोगों को पता है, जैसा कि मैं साइंस पढ़ाता हूं और क्लास 9 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ समाप्त हो चुका है। आप लोगों को लग रहा होगा कि 1-2 दिन से हमारी वीडियो क्यों नहीं अपलोड हो रही है, तो इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग वीडियो बनाने का पूर्ण कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो 1 दिन पहले की वीडियो मैंने 40 मिनट का बनाया था, वो क्या हो गया था कि बीच में उसमें माइक बंद हो गया था और उसका आवाज क्लियर साफ साफ सुनाई दे नहीं रहा था, इसलिए हम लोग उसको अपलोड नहीं कर पाए, जिसके लिए हम आप लोगों से बहुत बहुत क्षमा मांगते हैं। अब इसमें बहुत सारा डिमोटिवेशन भी हो गया था कि क्या फिर से वीडियो बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, लेकिन फिर हम आप लोगों के लिए फिर से आ चुके हैं। और इसके लिए एक लाइन आप लोगों के लिए बोलना चाहते हैं कि ठम ठोक ठकेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों के माता पिता और आप सभी लोगों के घर वाले आप सभी लोगों से बहुत उम्मीद बना के रखे हैं, तो कृपया इस लेक्चर को ऐसे ही मत देखिए, एक नोट्स ले लीजिए और जिसके साथ साथ आप लिखते चलिए और उसको रिवीजन करने में आप लोगों को आसानी होगा। और यहाँ पर भी आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है, वहां पर आप लोग कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं कि क्या नहीं समझ में आया और क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है हमें। ठीक है, तो राइटिंग तो थोड़ा सा हमारा खराब है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, आप लोग उसमें मैनेज कर लीजिएगा। फिर से हम लोग आज क्लास 10 का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरणों को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें परिवर्तन क्या होता है। तो बच्चों, परिवर्तन मतलब होता है बदलाव। आप सभी लोगों को पता है कि बिना परिवर्तन के जो है कि ये पृथ्वी नहीं चलने वाली है, तो परिवर्तन का होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री का भी परिवर्तन होता है, मुख्यमंत्री का भी परिवर्तन होता है, और पूरे प्रकृति द्वारा भी नया नया परिवर्तन होता रहता है। तो बच्चों, परिवर्तन बहुत सारा प्रकार का होता है। हानिकारक परिवर्तन, लाभदायक परिवर्तन, मंद परिवर्तन, तीव्र परिवर्तन, और प्राकृतिक परिवर्तन और कृत्रिम परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। हम लोग 6, 7, 8, 9 तक बहुत सारे परिवर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग मुख्य रूप से 2 परिवर्तन, रासायनिक और भौतिक के बारे में पढ़ेंगे और एक एक लाइन उसको रिकैप कर लेंगे पहले वाले परिवर्तन को। तो तीव्र परिवर्तन क्या होता है बच्चों? ऐसा परिवर्तन जिसको पूर्ण होने में कम समय लगता है, वो तीव्र परिवर्तन यानी तेजी से होने वाला परिवर्तन कहलाता है। ऐसा परिवर्तन जिसको पूर्ण होने में कम समय लगता है, ऐसा परिवर्तन जिसको पूर्ण होने में कम समय लगता है, तीव्र परिवर्तन कहलाता है। वहीं पर ऐसा परिवर्तन जिसको पूर्ण होने में अधिक समय लगता है, मंद परिवर्तन कहलाता है। जो परिवर्तन हम लोग को किसी न किसी प्रकार का लाभ प्रदान करता है, लाभदायक परिवर्तन कहलाता है। और ऐसा परिवर्तन जिससे हम लोग को किसी न किसी प्रकार की हानि पहुंचती है, हानिकारक परिवर्तन कहलाता है। जो परिवर्तन प्रकृति द्वारा किया जाता है, प्राकृतिक परिवर्तन कहलाता है। और मानव द्वारा होने वाला परिवर्तन कृत्रिम परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग को मुख्य रूप से रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन करना है। तो क्या होता है भौतिक परिवर्तन और क्या होता है रासायनिक परिवर्तन, इसको हम लोग रट के लिख के बिल्कुल नहीं समझ में आने वाले हैं। इसको हम लोग अपने आसपास होने वाले परिवर्तन को देख कर, उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन कर कर उसको समझने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों के घर में खाना जरूर बनता है, रोज सब्जी कटती है। तो जब सब्जी कटती है, अगर आप भिंडी काट रहे हैं, आप आलू काट रहे हैं, तो क्या उससे किसी नई चीज का निर्माण हो जा रहा है? नहीं हो रहा है। वहीं पर आप फ्रिज में, गर्मी का समय चल रहा है तो सब लोग फ्रिज में पानी रख रहे होंगे, तो पानी फ्रिज में रख दे रहे हो, ठंडा हो जा रहा है, फिर पानी को बाहर निकाल दे रहे हो, वो पानी गर्म हो जा रहा है। तो क्या उससे किसी नई चीज का निर्माण हो रहा है? नहीं। वहीं पर आप अगर एक कैंडल ले लिए, उसको जला दिए, और कैंडल से जो मोम है, जो वैक्स है, वो पिघल कर वैक्स ही बन जा रहा है, मोम ही बन जा रहा है। क्या उससे किसी नई चीज का निर्माण हो जा रहा है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। बिल्कुल। अच्छा बच्चों, तो आप लोगों का आंसर है नहीं, यानी उससे किसी नए वस्तु का निर्माण नहीं हो रहा है। तो ऐसा परिवर्तन बच्चों जिससे किसी नए वस्तु या नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में फिजिकल चेंज के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो उसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे और देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं क्या होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक, ठीक है बच्चों, परिवर्तन। तो ऐसा परिवर्तन जिससे किसी नए पदार्थ का निर्माण
हो जाता है तथा हम पुनः उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्या कहलाता है बच्चों? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे जैसे हम नहीं, जैसे आप भी बताएंगे कि क्या होता है। जैसे आप लोगों के घर में केवल सब्जी तो नहीं कटती है, मेरे हिसाब से आप लोग कभी न कभी दही का जो है टेस्ट जरूर स्वाद लिए होंगे। तो क्या दही बनने में कौन सा परिवर्तन होता है बच्चों, आप लोगों को पता है? पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए छोड़ देते हैं इसको कि दही में कौन सा परिवर्तन होता है, ये आप लोग ही बताएंगे। क्योंकि जब दूध से दही का निर्माण हो जाता है तो किसी नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, और जब भी किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है तो कौन सा परिवर्तन होता है, ये आप गेस करिए और कमेंट करिए। जैसे कागज जल रहा है, तो कागज जल रहा है, कागज जलकर राख में परिवर्तित हो जा रहा है, तो उससे किसी नए वस्तु का निर्माण हो जा रहा है, तो यानी वहां पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। वहीं पर मोमबत्ती जब जल रहा है तब रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जब मोम पिघल रहा है तब भौतिक परिवर्तन हो रहा है, यानी मोमबत्ती के जलने में ही हम लोग का दोनों परिवर्तन शामिल हो जा रहा है। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग भोजन करते हैं, भोजन पचता है, कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, यानी भोजन का पाचन, श्वसन और स्वांगीकरण, ये सब जो हम लोग के केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है, ये सब कौन सा परिवर्तन है? ये सब रासायनिक परिवर्तन है। तो एग्जाम्पल में क्या लिख लेंगे बच्चों हम लोग? जैसे कागज का जलना, जैसे कागज का जलना, कागज का जलना, कागज का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन हम लोग देख चुके हैं। अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमको उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग जानेंगे कि रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में तो समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। हाँ बच्चों, तो क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया? जब भी किसी नए गुणों वाले पदार्थ का क्या होता है? जब किसी नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, जैसे जैसे लकड़ी का जलना, ठीक है, लकड़ी का जलना, वेरी गुड। आप सभी लोगों ने सही उत्तर दिया कि लकड़ी का जलना। रासायनिक अभिक्रिया क्या है बच्चों? जब किसी नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है तो वहां पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या कागज जलाएंगे तो कुछ नए गुण वाला पदार्थ बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। लकड़ी जलाएंगे तो भी बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। पाचन होगा फिर भी बन जाएगा, और श्वसन हो रहा है तो भी बन जाएगा। सभी लोगों को पता होगा कि सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये पूर्ण तरीके से ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो होता है ब्रीथिंग और ये होता है रिस्पायरेशन। ब्रीथिंग रिस्पायरेशन में बहुत अंतर है। ये हम लोग बायोलॉजी के जैव प्रक्रम वाले पार्ट में सीखेंगे। अभी के लिए हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं। तो हम लोग देख लिए कि जब भी किसी नए गुणों वाले वस्तु का या पदार्थ का निर्माण हो जाता है तो वहां पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब हम लोग को केवल रासायनिक अभिक्रिया ही नहीं देखना है, रासायनिक अभिक्रिया के साथ साथ हम लोग को रासायनिक समीकरण के बारे में भी जानना है। तो क्या होता है रासायनिक समीकरण, उसको भी जानना है। क्यों बच्चों? रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया को, इसको बच्चों रासायनिक अभिक्रिया को संकेत व प्रतीक के रूप में लिखना क्या कहलाता है बच्चों? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या? रासायनिक अभिक्रिया को
संकेत व प्रतीक के रूप में, संकेत व प्रतीक के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। कितना आसान है, जो बहुत आसान है उसको आप लोग बहुत डिफिकल्ट सोच लेते हो, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। अब देखो इसी एग्जाम्पल से हम लोग, ये देखो रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर हो रहा है क्योंकि लकड़ी का जलना यहाँ पर काम हो रहा है। तो लकड़ी है तो हम लोग को पता होगा कि जो पृथ्वी पर लगभग लगभग सभी पदार्थों में कार्बन की उपस्थिति होती है। तो हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कैसे डिनोट करें कि रासायनिक समीकरण का निर्माण हो जाए। तो लगभग लगभग सभी पदार्थों में कार्बन है कि नहीं बच्चों? तो कार्बन भी है। और किस गैस के उपस्थिति में, इस गैस के उपस्थिति में है दहन प्रक्रिया को किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप सभी लोग जानते हैं, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। तो कौन सा गैस है? वो गैस है ऑक्सीजन। कौन सा गैस है? ऑक्सीजन। तो जब कार्बन यानी लकड़ी जल रहा है तो लकड़ी में क्या उपस्थित है? कार्बन उपस्थित है। और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन का दहन हुआ तो इससे किसी नए वस्तु का निर्माण हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी किसी नए गुणों वाले वस्तु का निर्माण हो जाता है वैसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। और रासायनिक अभिक्रिया को ही उसके संकेत या प्रतीक के रूप में दर्शाना, निरूपित करना या लिखना, रासायनिक अभिक्रिया को उसके संकेत प्रतीक के रूप में दर्शाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को ये समझ में आया हो। अगर आप लोगों को इसको लिखना है तो 1 सेकंड में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे से पढ़ाते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले चुका होगा। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बाद हम लोग को क्या पढ़ना है। लेकिन सर आप अभी तक ये नहीं बताए कि रासायनिक अभिक्रिया ठीक है, लेकिन सर जहां रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसको हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन सी अभिक्रिया भौतिक अभिक्रिया है और कौन सी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है? बिल्कुल सही कहा बच्चों आपने। तो हम लोग ये भी जानना है कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या है, क्योंकि बिना आधार कार्ड के हम लोग को भी नहीं पहचाना जा सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचाना जाएगा? बिल्कुल सही बच्चों। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसका पहचान कैसे करेंगे? जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, देखिए जब दूध से दही का निर्माण हो गया तो क्या बदल गया? क्या बदल गया बच्चों? बिल्कुल सही। देखिए क्या बोला? अवस्था का परिवर्तन होता है। किसका परिवर्तन होता है? अवस्था का परिवर्तन किसमें हो रहा है बच्चों? जब भी दूध से दही का निर्माण हो रहा है तो क्या बदल गया? अवस्था में परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सर आपने अभी बताया कि कागज का जलना, बिल्कुल मैं कहाँ कर रहा हूँ कि मैंने नहीं बताया, मैं अभी बताया कि कागज का जलना। लेकिन जब कागज को जलाया नहीं गया था तब उसका ताप दूसरा था, और जब उसको जला दिया गया तब उसका ताप दूसरा हो गया। यानी उसके ताप में भी परिवर्तन हो जाता है। किसमें परिवर्तन हो जाता है? ताप में परिवर्तन। ठीक है बच्चों। तो केवल अवस्था और ताप में परिवर्तन हुआ? नहीं बच्चों, कागज जब तक नहीं जला था वो दूसरे रंग में था, लेकिन कागज जैसे ही जल गया वो दूसरे रंग में हो गया। यानी उसका रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। क्या? रंग में भी क्या हो जाता है बच्चों? परिवर्तन हो जाता है। केवल इतना ही सर? नहीं बच्चों, आप सभी लोगों को पता है कि उसमें से गैस जब वो जल रहा था तो उसमें से जब वो बर्न हुआ तो उसमें से गैस का भी निष्कासन हुआ। तो हाँ बच्चों, उसमें से क्या होगा? उसमें से गैस भी निकलेगा, गैस भी निकलेगा। ठीक है। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसका अवस्था बदल जाता है, उसका ताप बदल जाता है, उसका रंग बदल जाता है, और साथ ही साथ बच्चों उसमें से गैस भी निष्कासित होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और एक बार इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, मेरा उम्मीद है कि आप लोग इसको लिख चुके होंगे। तो अब फिर देखते हैं इसके बाद क्या पढ़ना है। तो क्या अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हम लोग सुने परिवर्तन, परिवर्तन के प्रकार, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया लिखना भी अगर हम लोग जान जाए तो कुछ ज्यादा ही अच्छा होगा। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान तो हम लोग जान चुके हैं, रासायनिक अभिक्रिया को लिखना भी या फिर रासायनिक समीकरण को हम लोग लिखना भी जान जाए तो अच्छा होगा। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया को तो सभी लोग जानते हैं कैसा लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण लिखना क्या बिल्कुल सही लिखा मैंने बच्चों? ठीक है, फिर देखते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखा क्या जैसे आता है।
तो जब भी हम लोग कोई रासायनिक समीकरण लिखते हैं, जैसे कार्बन लिखे प्लस ऑक्सीजन लिखे और यहाँ पर निर्माण किसका हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का, वहीं पर अगर हम लोग जल का हाइड्रोजन ले लिए, ऑक्सीजन ले लिए, तो निर्माण किसका हो गया, निर्माण हो गया जल का। वहीं पर अगर हम लोग मैग्नीशियम ले लिए, ऑक्सीजन ले लिए, ठीक है, मैग्नीशियम ले लिए, ऑक्सीजन ले लिए, तो यहां पर किसका निर्माण हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है, जब भी किसी रासायनिक समीकरण को हम लोग लिखते हैं तो आप लोग को एक कॉमन चीज दिख रहा होगा, तीर का निशान, तीर का निशान और धन का चिन्ह, और तीर के निशान के कुछ इस तरफ लिखा हुआ और कुछ तीर के निशान के बाईं तरफ लिखा हुआ। जब हम लोग ऐसे खड़े होते हैं तो ये हम लोग का राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो कुछ दाईं तरफ लिखा हुआ और कुछ बाएं तरफ लिखा हुआ। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि जो दाएं तरफ लिखा हुआ चीज है, सॉरी, जो दाएं तरफ लिखा हुआ चीज है वो क्या है और जो बाएं तरफ लिखा हुआ चीज है बच्चों वो क्या। तो देखिए भैया, इसमें कुछ ना कुछ हो रहा है, और जब इसमें कुछ ना कुछ हो रहा है तो कुछ हो जा रहा है। ठीक है, जब इसमें कुछ ना कुछ हो रहा है तो यहाँ कुछ हो जा रहा है। तो जो तीर के निशान के दाहिने तरफ है उसको हम लोग अभिकारक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों, अभिकारक के नाम से। किस नाम से, अभिकारक। और तीर के निशान के जो बाईं तरफ है उसको हम लोग उत्पाद के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है और इसको रिएक्टेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि क्या अभिकारक है और क्या उत्पाद है। तो अभिकारक और उत्पाद के विषय में भी हम लोग थोड़ा सा जल्दी से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और फिर उसके आगे चलते हैं। क्या होता है बच्चों अभिकारक, अभिकारक, अभिकारक क्या होता है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में तीर के बाईं तरफ पाया जाता है। ठीक है बच्चों, जो तीर के निशान के बाईं तरफ पाया जाता है उसको अभिकारक या रिएक्टेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। या फिर हम लोग अथवा करके एक और डिफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें अभिक्रिया होती है, क्या होती है बच्चों, तो वे पदार्थ जिसमें अभिक्रिया होती है वो अभिकारक कहलाते हैं। अथवा वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में तीर के बाईं तरफ उपस्थित होते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन में जो तीर के निशान के बाएं तरफ उपस्थित है इसी को क्या कहते हैं, अभिकारक। और अभिकारक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी में अभिक्रिया हो रही होती है। तो मेरे हिसाब से आपको अभिकारक समझ में आया होगा। आप लोग एक बार लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो अब हम लोग आपको उत्पाद का जानकारी दे रहे हैं। तो क्या होता है उत्पाद, और उसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या होता है उत्पाद और उसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। सबसे पहले जान जाइए उत्पाद क्या बच्चों, प्रोडक्ट। इसको पीछे क्या किया जाता है, डिनोट, दर्शाया या निरूपित किया जाता है, वो उत्पाद। ठीक, तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में तीर के निशान के बाईं तरफ पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्पाद। सर एक ही डिफिनेशन बताओगे, नहीं नहीं बच्चों, दूसरा भी देखो ना, अथवा तो लिखने दो। अथवा लिख के दूसरा डेफिनेशन क्या हो जाएगा, वे पदार्थ जिनका निर्माण अभिक्रिया के
फलस्वरूप होता है। ठीक है बच्चों, तो वे पदार्थ जिनका निर्माण अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है वे उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में तीर के निशान के बाईं तरफ पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल भी देखना चाहेंगे आप लोग, तो जैसे यही वाला देख लीजिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये बाईं तरफ है इसलिए इसको हम लोग उत्पाद कहते हैं, ये दाहिने तरफ है इसलिए इसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। ठीक है, और इसमें अभिक्रिया हो रही है इसलिए हम लोग इसको अभिकारक कहते हैं, और इसमें अभिक्रिया पूर्ण हो गई है इसलिए हम लोग इसको उत्पाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने से पहले क्या करना चाहिए। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने से पहले बच्चों हमें रासायनिक समीकरण लिखते समय अभिकारक को तीर के दाईं तथा उत्पाद को बाईं तरफ लिखना चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है, लिखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? केवल यही होता है? नहीं बच्चों, अगर एक से अधिक अभिकारक या एक से अधिक उत्पाद होता है तो उसके बीच में क्या लगाना पड़ता है? अगर एक से अधिक अभिकारक या उत्पाद होता है तो उसके मध्य धन का निशान लगाते हैं। केवल इतना ही काफी है? नहीं, इसके बाद भी क्या है? इसके बाद क्या है? अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद के मध्य तीर का निशान क्या कर देते हैं? लगाते। ठीक है बच्चों, तीर का निशान लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या केवल इतना ही काफी है? नहीं, हम लोग उसको क्या करते हैं? किसी जब भी रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उसको क्या करते हैं? पहले आप लोग इतना लिख लीजिए, क्योंकि इसके बाद थोड़ा सा हमको लगता है लिखने में आप लोग को डिफिकल्टी होगा, दिखेगा नहीं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या करते हैं? सबसे पहले रासायनिक समीकरण लिखते समय अभिकारक को तीर के निशान के दाहिने तरफ और उत्पाद को तीर के निशान के बाईं तरफ लिखते हैं। अगर एक से अधिक अभिकारक या उत्पाद होता है तो उसके बीच में धन का चिन्ह लगाते हैं और अभिकारक और उत्पाद के मध्य तीर का निशान लगाते हैं। इतना चीज आप लोग ले लीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम इसको मिटा देते हैं और फिर आप लोगों को आगे समझाते हैं इसके बाद भी कुछ करना जरूरी है कि नहीं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखते समय हम लोग क्या करते हैं? उसको तत्व रासायनिक अभिक्रिया लिखते समय तत्वों को प्रतीक के रूप में लिखते हैं। इसके बाद क्या होता है? हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि तत्व किस रूप में है। जैसे कि
अणु या परमाणु, अणु या परमाणु, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें उसका अवस्था का भी ज्ञान होना चाहिए कि वो किस अवस्था में है, उसके अवस्था का भी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है बच्चों, कि वो किस अवस्था में है। भौतिक अवस्था के आधार पर जैसे ठोस द्रव्य बांटा गया है, तो उसे ठोस अवस्था में है कि द्रव अवस्था में है कि गैस अवस्था में है। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखते समय हम लोग को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप लोगों को लिखना है तो एक बार लिख लीजिए इसको, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को रासायनिक समीकरण लिखना आ गया होगा, ठीक है। रासायनिक समीकरण लिखना क्या हो गया होगा, आ गया होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग अभिकारक को तीर के निशान के इस तरफ लिखते हैं, यानी दाहिने तरफ लिखते हैं। तो हाइड्रोजन, ठीक है, और ऑक्सीजन में जब अभिक्रिया हुआ तो जल का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, जल का निर्माण हो गया। तो देखिए धन का चिन्ह लगा दिए, एक से ज्यादा अभिकारक है, सबसे पहले हम लोग उसको तत्व के रूप में निरूपित कर दिए। तीर के निशान के दाहिने तरफ अभिकारक लिख दिए, तीर के निशान के बाएं तरफ उत्पाद लिख दिए। एक से अधिक अभिकारक होने पर उसके बीच में हम लोग धन का चिन्ह लगा दिए, वो अणु या परमाणु के रूप में है। हम लोग उसको भी जान दिए कि ये यौगिक के रूप में है, ये तत्व के रूप में है। हम लोग ये भी अब जानेंगे कि ये हाइड्रोजन जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, वो गैस होता है। क्या होता है, गैस होता है। ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। लेकिन जो जल है वो क्या है, लिक्विड है। क्या है, लिक्विड है। तो हम लोग उसकी अवस्था का भी जानकारी जान गए। तो हम लोग इस प्रकार से रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। और अब हम लोग जानेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो इसका जानकारी बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है ये जानकारी, तो आप लोग अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।